सबसे पहला लिखो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, 352 में, इसमें लिखो युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, अथवा सशस्त्र विद्रोह, अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चेंज किए गए कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो अब इसके बारे में 3-4 फैक्ट हैं, आप नोट लगाकर लिख लेना। सबसे पहला तो सुन लो, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द था ही नहीं, आंतरिक अशांति था पहले। तो आंतरिक अशांति को बदलकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। जो तीसरा इमरजेंसी लगा था ना, वो इसके आधार पे लगा था, वो सिखों वाला 1971 में। तो इसलिए इसको बदल के क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो नोट में लिखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन, नंबर 1, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर, सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ा गया। तो वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है, पहले क्या था, आंतरिक अशांति। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ा गया। दूसरा लिखो, मूल संविधान में इसकी अवधि, मूल संविधान में इसकी अवधि 2 माह थी। मूल संविधान में इसकी अवधि 2 माह थी, जिसे घटाकर 1 माह कर दिया गया। 1 माह कर दिया गया। मूल संविधान में ये लिखा था कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्र आपातकाल घोषित कर देता है तो 2 माह तक वैध रहेगा। 2 माह के बाद अगर संसद इसको अनुमोदन कर देगी तो 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन बाद में कहा कि 2 माह नहीं, 1 माह के अंतर्गत इसको संसद का क्या मिलना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए। तो एक चेंज ये हुआ। फिर अगला लिखो, तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की
राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगाया जा सकता है। शब्द आ गया ना मंत्रिमंडल, एक ही जगह है अनुच्छेद 352, वो भी कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन से। अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित हो जाता है। ब्रैकेट में लिखना, यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगा हो। यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगा हो, अगर सशस्त्र विद्रोह में लगा है तब अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण में लगा है तभी क्या होगा? निलंबित होगा। और एक लिख लो, अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। ये सारे चेंज कौन से संविधान संशोधन से किए गए? 44वें से। ठीक है, उसके बाद लिख लो, भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग अनुच्छेद 352 का प्रयोग तीन बार हो चुका है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। एक बार तो चाइना के साथ युद्ध हुआ था 62 में तब, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 71 में तब, और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। तो ये 3 बार क्या हो गया? अनुच्छेद 352 का प्रयोग। फिर अगर आपको पूछ ले कि आपातकाल की अवधि कितनी होती है, तो आपातकाल की अवधि कि कितने समय तक आपातकाल लगा रह सकता है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के एक माह के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता, एक माह के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता। यदि संसद विशेष बहुमत से अनुमोदित कर दे
यदि संसद विशेष बहुमत से अनुमोदित कर दे तो आपातकाल की अवधि 6 माह तक बढ़ जाती है। आपातकाल की अवधि 6 माह तक बढ़ जाती है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक, कभी कितने दिन के लिए भी, लेकिन हर 6 महीने में अनुमोदन आवश्यक है। जैसे ये 6 महीने पूरे होने होंगे, उससे पहले संसद का अनुमोदन फिर से आवश्यक है। तो ये भी लिख लो, लिखो संसद द्वारा छह माह से अनुमोदन करके, 6 माह से अनुमोदन करके आपातकाल की अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं इसको। फिर लिखो लोकसभा के साधारण बहुमत से, लोकसभा के, इसमें मैंने लोकसभा लिखा है, संसद नहीं लिखा है, केवल लोकसभा। लोकसभा के साधारण बहुमत से, लोकसभा के साधारण बहुमत से आपातकाल को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। आपातकाल को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। बाकी राष्ट्रपति भी कर सकता है क्या इसको समाप्त, घोषणा करके कि समाप्त करते हैं, कर सकता है। राष्ट्रपति भी कर सकता है और लोकसभा भी कर सकता है। अगर लोकसभा सत्र नहीं चल रहा तब राज्यसभा करेगा, क्योंकि लोकसभा मान लो सदन में है ही नहीं तो लोकसभा को बुलाएंगे थोड़ी। अगर लोकसभा विघटित हो रखी है तो कौन करेगा, राज्यसभा। लेकिन पावर किसको दिया गया है, लोकसभा। देखो खत्म करने के लिए साधारण बहुमत है और इसको लागू रखने के लिए विशेष बहुमत है, क्योंकि भारत संविधान भी नहीं चाहता कि आपातकाल की नौबत आए। ठीक है, ये हो गया, बस बहुत है। अब एक एक लाइन उनमें लिख लो। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा, विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखो राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 माह होती है। अवधि 2 माह होती है तथा संसद के अनुमोदन के पश्चात, संसद के अनुमोदन के पश्चात
इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तथा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको लगेगा कि पंजाब में तो 4.5 साल रहा था, तब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर 3 साल से ज्यादा रख रहे हो तब क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। एक चीज और है, पूछी नहीं जाएगी पर समझ लो, 6 महीने से बढ़ा दिया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 1 वर्ष। अगर 1 वर्ष से भी ज्यादा रखना है तो 44वें संविधान संशोधन में 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि वहां पर जो निर्वाचन करना है या वहां का संवैधानिक तंत्र नहीं हुआ है अभी तक सही। और दूसरा, अगर निर्वाचन आयोग ये कहते कि चुनाव करवाए जाने पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मान लो कि निर्वाचन आयोग कहते कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं हो सकते, तब राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा सकते हैं। पूछेंगे तो नहीं, फिर भी आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब में किया गया और अब तक सबसे ज्यादा बार इसका प्रयोग मणिपुर में किया गया है और राजस्थान में इसका 4 बार प्रयोग किया गया है। ये राजस्थान वाले आप देख लेना, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी में आ जाते हैं। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया अभी तक। तो ये हो गया आपका कौन? 67 में लगा था, 77 में लगा था, 80 में लगा था, 1990-92 में लगा था। पहले वो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, फिर हरिदेव जोशी थे, फिर दोनों बार भैरों सिंह शेखावत थे। एक वो देख लेना, वो डॉक्टर संपूर्णानंद एम चन्ना रेड्डी, कई बार वो राज्यपाल भी मिलवा लेते हैं। ये हो गया आपका राष्ट्रपति वाला, तो वो तो राजस्थान की पॉलिटी में। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है संसद, बस। उसके बाद ऐसे तो संविधान में देखो 395 आर्टिकल है। संविधान संशोधन मोटे मोटे मैंने आपको लिखवाई दिए। अब बचा क्या है? आपातकाल 352 से 360 हो ही गया और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बीच में आ जाता है राज्य सरकार, तो वो आप पढ़ ही चुके हो। अब हमारा टॉपिक है संसद, बस लास्ट। संसद, संसद। तो संसद अनुच्छेद 79, संसद अनुच्छेद 79। पूछ ले कि संसद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? देखो ये याद रह जाएगा, संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, 3 ही अनुच्छेद है। तो उच्च सदन पहले आएगा, निम्न सदन बाद में आएगा। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो राष्ट्रपति हम पढ़ ही चुके। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80। इसको और क्या बोलते हैं? उच्च सदन। साथ में बोलते हैं इसको स्थायी सदन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा लोक सभा अनुच्छेद 81। निम्न सदन, निम्न सदन या अस्थायी सदन। ठीक है, 2 सदन होते हैं। अब देखो, कुल सदस्य क्या पूछ सकता है हमें कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। और दूसरा पूछ सकता है हमें वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य। ये कंडीशन दोनों में लागू होती है, लोकसभा में भी कुल सदस्य, फिर वर्तमान सदस्य। राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 250।
निर्वाचित 238, मनोनीत 12, वर्तमान सदस्य हैं 245, निर्वाचित 233, मनोनीत 12, कुल सदस्य हैं 552, निर्वाचित 550, मनोनीत 2, वर्तमान सदस्य हैं 543, सभी निर्वाचित। ये लो, ये राज्यसभा और लोकसभा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोटा मोटा ध्यान में रख लेना कि वर्तमान सदस्य एक में तो 245 है, एक में 543 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का आरक्षण बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, समाप्त करने की भी घोषणा नहीं हुई है कि समाप्ति नहीं करते, बात ही नहीं की, तो आरक्षण बढ़ाया नहीं तो 2 सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक पूछ सकता है सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, तो याद रखना है यूपी। चाहे लोकसभा पूछ ले, चाहे राज्यसभा पूछ ले, चाहे विधानसभा पूछ ले। तो अगला पॉइंट लिखो, राज्यसभा में देखो निम्न सीटों वाले तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर ऐसा नाम दिख जाए तो एक एक सीटें हैं वहां से, जो पूर्वोत्तर है ना वहां से एक एक सीटें, अरुणाचल से एक है, सिक्किम से एक है, नागालैंड से एक है, मणिपुर से एक है, गोवा से एक है राज्यसभा में। तो सबसे पहले तो लिखो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक वाले पूछते हैं 2-3, क्रम से भी दे देते हैं कई बार। तो सर्वाधिक सीटें कहां से है? यूपी से। 2 नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। 3 नंबर पे तमिलनाडु, बिहार, पश्चिमी बंगाल। आपने एक नाम, एक आंदोलन सुना होगा दक्षिणी भारत का। दक्षिणी भारत एक आंदोलन कर रहा है कि जनसंख्या का आधार आप आगे मत बढ़ाओ, विरोध कर रहा है दक्षिणी भारत। क्यों कर रहा है सुनो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वो ये कह रहे हैं कि हमने परिवार नियोजन अपनाया और जनसंख्या को नियंत्रण में रखा, जबकि उत्तरी भारत के राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रण में नहीं रखा। तो इसका मतलब अब 2001 या 2011 की जनसंख्या को अगर आधार बनाया जाएगा सदस्यों के लिए, तो यहाँ की जनसंख्या तो कम बढ़ी है दक्षिणी भारत की, और उत्तरी भारत की बढ़ी है थोक के भाव। तो उनके सदस्य क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उनके सदस्य क्या होंगे? ज्यादा, क्योंकि किसके ऊपर? जनसंख्या के ऊपर ही तो रिप्रेजेंटेशन है इनका। इसलिए ये तमिलनाडु और ये परेशान हो रखे हैं, क्योंकि इनमें अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कब की है? 1971 में क्या है कि इंदिरा गांधी सरकार ने ऐसे परिवार नियोजन अपनाया था कि जनसंख्या नियंत्रण करना। तो उत्तरी भारत वालों ने तो ध्यान दिया नहीं, और दक्षिणी भारत ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया, इसलिए दक्षिणी भारत की जनसंख्या उत्तरी भारत की तुलना में कम बढ़ी। उस समय आपने सुना होगा ना, बहुत भयंकर तरीके से अभियान चलाया करते थे परिवार नियोजन के लिए, गांव से पकड़ पकड़ के ले गए थे। कई तो बोल रहे थे हमारी शादी ही नहीं हुई, तो भी पकड़ पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि टास्क दिया गया था डॉक्टरों को। ये सही में हुआ था जब इंदिरा गांधी थी तब। तो उनको टास्क दिया कि आपको परिवार नियोजन करना है 50 लोगों का। अब 50 लोग अपनी मर्जी से तो आए नहीं। गांव में वो जीप आती थी, जोंगा जीप, पुलिस वाले आते थे, पकड़ पकड़ के गांव के गट्टे पे कोई मिलता, ताश वाश खेलता, पकड़ के उसको ले जाते। बाद में पता चलता उसकी तो शादी ही नहीं हुई। क्योंकि उनको तो अपना टारगेट पूरा करना था। ये इसलिए अभी वर्तमान में इसको लेकर ये विरोध भी कर रहे हैं। एक इसमें लिख लो राजस्थान, राजस्थान 10, राजस्थान 10। और एक क्यों सुनाया हुआ है कि राजस्थान के बराबर प्रतिनिधित्व रखने वाला राज्य, लिख लो।
राजस्थान के बराबर, राजस्थान के बराबर, राजस्थान के बराबर राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाला राज्य बताओ कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा ही है। आंध्र प्रदेश लोकसभा में है। ओडिशा, ओडिशा कितने हो गए? 10 हो गए। क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद वो तेलंगाना अलग हो गया ना, वो सीटें भी बट गई, विधानसभा भी बट गया, लोकसभा भी बट गया। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और राजस्थान में भी कितनी है? 25। पर वो किस में है? लोकसभा में। तो ये तो हो गया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। अब लिखो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। सेम टू सेम याद रखना है। देखो यूपी एक नंबर पे कौन हो जाएगा? यूपी। 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 2 नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र। अब नीचे से शुरू कर दो यहां से। 3 नंबर पे आ जाएगा पश्चिमी बंगाल 42। चौथे पे आ जाएगा बिहार 40 और 5वें पे आ जाएगा तमिलनाडु 39। राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, ये लो राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25। ठीक है। अब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा को, एक साथ पढ़ेंगे। 5 पॉइंट हैं बस दोनों के। लिख लिया नहीं है तो सबसे पहला लिखो संसद के सदस्यों का निर्वाचन। संसद के सदस्यों का निर्वाचन संसद के सदस्यों का निर्वाचन। सबसे पहली बात करते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन में हम ए पे लेंगे सबसे पहले राज्यसभा। तो आप सभी को पता है ना, जो संबंधित विधानसभा होती है जिस राज्य की, उस विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले तो राज्यसभा में लिख लो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ऐसे ही चुने जाते हैं। और बी लिखो लोकसभा, लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है। सभी को पता है, आप सभी वोट दे के आते हो। जिसकी 18 वर्ष उम्र हो गई वो लोकसभा सांसद को वोट देता है। इसमें नोट लगाकर लिखना, मूल संविधान में
मूल संविधान में मतदान की आयु मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित थी। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अरे वो एक बैच अलग हो गया ना आज। आजकल क्या विद्वान हो गए छोरे सारे, B.R. अम्बेडकर बन गए। देखो इसमें कई कई मिलते होंगे ना आपको कि यार अब तो टाइम खराब होता है, तो उनका टाइम खराब होता है तो ये बताने के लिए वो रोड पे मिलते ही क्यों है? ये भी तो सोचो आप। इतनों का ही होता है। आपको मिलेंगे एग्जाम के बाद, जब आप बात करोगे ना उनसे, कईयों से 20-40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं आपको ये कहेंगे कि यार मेरे तो लगभग 130 एक सही है, वो कोई 5-10 में इधर उधर हो सकता है, बाकी 120 तो मेरे बिल्कुल सही थे। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको 4-5 दिन तक उनका फोन बंद मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फिर कहेंगे यार वो क्या है, गोले भरने में है ना, वो एक क्वेश्चन रह गया था तो उस चक्कर में वो 15-20 है ना ऊपर नीचे हो गए गोले। ये हर बैच में होते हैं। 20 से 30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो माहौल बनाते हैं। नहीं, अगर माइनस भी जोड़ोगे तो 130 सही हो रहे हैं तो 20 से माइनस कितने के जाएंगे, 7 और चले जाएंगे, तो भी 123 सही हो रहे हैं ना उनके। अरे फिर क्या चाहे तो मंगवा ले। नहीं, ये देख इतने को क्या, वो देख ये देख इसमें 15-20 हजार हो रहे हैं, ये देख। लिखो लिखो। नहीं, बैठे रहने दो। आदमी को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे लिखो, वही बैठो आप। लिखो। हाँ, स्टैंड ही लगाए तो रखो। लिखो। आपका स्टैंड मैं बताऊंगा कई बार कहाँ जाता है वो स्टैंड। कोई गलती से भी आपको हाय हेलो मैसेज कर देना, तब कहाँ जाता है आपका स्टैंड। तब तक तब तक पीछा नहीं छोड़ता आपका स्टैंड, जब तक अगला ब्लॉक ना कर दे। संसद के, हाँ इसमें लिखना, मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसे 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 राजीव गांधी के समय, 81 में तो इंदिरा गांधी थी। 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष। वोट बैंक बढ़ गया अचानक से, क्योंकि देखो 3 साल की उम्र में कितने युवा थे भारत में, सारे वोट देंगे अब, और खुश होके उसी को देंगे। लेकिन खुश होके क्या, 1990 में तो राजीव गांधी को बम से उड़ा ही दिया गया था, अभी उनको देंगे ना वो, अभी जेल में ही तो है वो। फिर लिखो, संसद का कार्यकाल, अब सदस्य आ गए तो कार्यकाल होगा उनका। संसद का कार्यकाल, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। एक स्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो राज्यसभा का तो नहीं होता, पर सदस्यों का तो होता है। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1/3 को तो रिटायर करते निकाल देते हैं और 1/3 नए ले लेते हैं हर 2 वर्ष बाद। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है ये सदस्यों का, और लोकसभा का होता है 5 वर्ष पहली बैठक से। तो लोकसभा अध्यक्ष का भी 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का भी 5 वर्ष। राज्यसभा के सभापति का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा? 5 ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का 5 वर्ष होता है और उपसभापति का, जब तक वो सदन का सदस्य रहता है। हो सकता है ना कि 6 वर्ष, कैसे हो सकता है ना, जब वो उपसभापति बना उसको 2 साल तो पहले से हो रखे हो, तो अब तो वो 4 साल ही रहेगा ना सदन का सदस्य। अब एक चीज देखना, सबसे पहली राज्यसभा कब बनी? 1952 में चुनाव हुए भारत में, तो लोकसभा के सदस्य भी हुए और राज्यसभा के भी सदस्य हुए। अब 1952 में आ गए राज्यसभा के सदस्य। अब 2 वर्ष बाद आया 1954। संविधान क्या कहता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो यहां पर 1952 से 1954 में जितने भी सदस्य थे सबको 2 वर्ष हुए हैं, अभी तक 6 वर्ष पूरे ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तब पहली बार लॉटरी सिस्टम निकाला गया। लॉटरी सिस्टम में क्या किया गया, जितने राज्यसभा के सदस्य थे सबके नाम लिखे गए, 1/3 पर्चियां उठाई गई, जिन जिन के नाम थे उनको राज्यसभा से निकाल दिया गया और 1/3 सदस्यों का नया निर्वाचन हुआ। क्योंकि संविधान में लिखा है तो करना ही पड़ेगा, अब सारे बराबर हैं यहाँ पर, तो 1/3 को निकाल दिया। तो अब 2/3 तो नए पुराने वाले बच गए 1954 में, और 1/3 कौन आ गए? नए आ गए। अब फिर समय आया 1956 का। 1956 में ये तो इनको तो अलग रखा, इन 2/3 में फिर से लॉटरी निकाली गई, क्योंकि अभी तक इनको भी 4 साल ही हुए हैं। इन 2/3 में से 1/3 सदस्यों को तो निकाल दिया गया और नए ले लिए गए। तो अब नए तो कितने हो गए? 2/3। पुराने वाले कितने बचे? 1/3। अब समय आया 1958। 1958 में 1952 वाले 1/3 सदस्यों को कितना समय हो गया? 6 वर्ष। इनको रिटायर करके नए आ गए। अब आया समय 1960। 1954 में जो 1/3 लिए गए थे नए, उनको 6 वर्ष हो गए ना 1960 में, वो निकल गए। फिर 1962 में इन 56 वालों को, तो वर्तमान में ये क्रम चल रहा है कि 1/3 सदस्यों को 6-6 वर्ष होते जा रहे हैं और वो बाहर निकलते जा रहे हैं। इसीलिए आप देखना, जब राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो इस पैटर्न में होते हैं, 3+3+4, 10 सदस्यों के एक साथ नहीं होते। फिर उनका निर्वाचन ऐसे होता है जैसे 3 सदस्यों का होना होता है, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं 200, इसमें इसका भाग देंगे +1। इसीलिए देखना आप, वो गठजोड़ आता है अखबार में कि 2 तो कांग्रेस से चुनकर चले ही जाएंगे, एक विपक्षी वाले भेज देंगे, क्योंकि फिक्स होते हैं कि इतने वोट मिल गए। तो जैसे लगभग 67 बैठता, जैसे अभी 4 वाला हुआ था, तो जिसको 51 मिल गए वही क्या हो गया, ये राज्यसभा से यहाँ से सदस्य चला जाएगा। ऐसा कुछ इसमें रहता है कि जितने वोट हैं उतने उसको मिलने चाहिए। इसलिए एकल संक्रमण, इसलिए क्या करते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं अपने आदमियों को बैठा के। जैसे कांग्रेस वाले हैं वो पहले डिसाइड करेंगे कि आप 30 जने उसको वोट देना है, आप 30 जने उसको वोट देना है, वरना एक को 100 मिल गए और एक को 20 मिल गए तो 100 वाला तो चला जाएगा पर 20 वाला रह जाएगा। इससे बढ़िया है दोनों को 50-50 वोट दे दो कि दोनों ही चले जाएं। तो इस हिसाब से इनका क्या होता है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कार्यकाल हो ही गया, अब बी लिखो लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है।
लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। लिखो, प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। समय से पहले भंग कर सकता है। और उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका हो तो राष्ट्रपति उसकी सलाह पर भंग कर सकता है क्या? नहीं, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अविश्वास प्रस्ताव में जूझ रहा है, यानी उसके सदन के साथी उसके साथ नहीं है। एक चीज और ध्यान में रख लेना, ऐसे बता रहा हूं, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, नाम सुने होंगे आपने, सारे लोकसभा में रखे जाते हैं, क्योंकि बहुमत दल जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। चाहे वर्तमान में 245 के 45 कांग्रेस के सांसद भी हों, तब भी सरकार उसी की बनेगी जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जैसे अभी चुनाव होंगे तो राज्यसभा से मतलब नहीं है, लोकसभा में उसको क्या प्राप्त होना चाहिए? बहुमत। सदस्य वो हो सकता है राज्यसभा का भी, बहुमत दल का नेता, जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा की थी मेंबर, लेकिन प्रधानमंत्री बनी क्योंकि उनकी पार्टी को लोकसभा में क्या था? बहुमत था। तो ये तो हो गया, सबसे पहले हमने बात कर ली कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, फिर बात की हमने कार्यकाल। अगला पॉइंट लिखो, शपथ। शपथ, शपथ में राज्यसभा, तो इसमें सभापति दिला देता है सबको शपथ, क्या दिक्कत है? उपराष्ट्रपति तो वहीं बैठा रहता है, सदस्य आते जाते हैं, शपथ लेते जाओ। देखो, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये तो हो गई राज्यसभा। अब लिखो बी पे लोकसभा। लोकसभा में लिखो, पहले सुन लो, जैसे लोकसभा शुरू होगी सारे सदस्य पहली बार ही तो आएंगे लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष तो उन्हीं में से किसी को बनना है। अब इनको शपथ दिलाने का काम है राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति एनी टाइम वहां थोड़ी बैठा रहेगा कि आते जाओ शपथ लेते जाओ। तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर को बुलाता है अपने पास, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है लोकसभा सदस्य की, कौन? राष्ट्रपति। फिर उसको कहता है कि अब तुम अस्थायी, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, हो गया लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। अब जैसे जैसे लोकसभा के मेंबर आते जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिला देगा। जैसे ही पहले दिन आए उनमें से शपथ दिला दी, तो अब जो सत्ता पक्ष है वो अपने में से एक व्यक्ति को बना देगा स्पीकर, और वो बन जाएगा अब लोकसभा अध्यक्ष। इसीलिए क्वेश्चन भी आया था, संसद का ऐसा पदाधिकारी जो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, वो किसकी शपथ ग्रहण करता है? लोकसभा सदस्य की, ना कि अध्यक्ष की। तो वो शपथ ग्रहण नहीं करता लोकसभा अध्यक्ष कि मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं और वो हूं, क्योंकि वो पहले ही क्या कर चुका है? सदस्य की शपथ ग्रहण कर चुका है। तो ध्यान रख लेना, ऐसा पदाधिकारी, एक तो ये कि ऐसा पदाधिकारी जो संसद का सभापति होकर भी सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सभापति, वो सदन का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति, और पद की शपथ ग्रहण कौन नहीं करता? लोकसभा अध्यक्ष। तो अब बी में लिखो लोकसभा।
लोकसभा, इसमें लोकसभा में लिखना लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति किसी अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है तथा उसे लोकसभा सदस्य की शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला लिखो, संसद के पदाधिकारी निर्वाचन कार्यकाल शपथ। चौथा पॉइंट लिखो, संसद के पदाधिकारी संसद के पदाधिकारी संसद के पदाधिकारी संसद के पदाधिकारी नंबर 1 राज्यसभा। संसद के पदाधिकारी नंबर 1 पे लिखो राज्यसभा। राज्यसभा में एक सभापति व एक उपसभापति होता है। राज्यसभा में एक सभापति व एक उपसभापति व एक उपसभापति होता है। एक उपसभापति होता है। एक सभापति व एक उपसभापति होता है। पॉइंट नंबर 2, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है तथा वह सदन का सदस्य नहीं होता। सदन का सदस्य नहीं होता। सदन का सदस्य नहीं होता। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 व 89। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, तो ध्यान रख लेना। अब मैंने 2 क्यों लिखे ये सोच रहे होंगे ना। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89 कहता है राज्यसभा में एक सभापति व एक उपसभापति होगा तथा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। समझ रहे हो बात को।
तो 64 में तो उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है और 89 में राज्यसभा के पदाधिकारी। तो इसमें लिखा है कि एक सभापति व एक उपसभापति होगा, फिर लिखा है कि सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। इसमें लिखा है एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति का। और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा का उपसभापति उस सदन का मतलब राज्यसभा का सदस्य होता है। अपने में से किसी एक को बनाएंगे, वो सदस्य होता है। अब लिखो लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होता है तथा दोनों सदन के सदस्य होते हैं, तथा दोनों सदन के सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्य, लिखना, लोकसभा सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा समय से पहले वह, तथा समय से पहले वह, समय से पहले वह लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है, त्याग पत्र सौंप सकता है, त्याग पत्र सौंप सकता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता नहीं है तो वो भी लिखो। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, पद की शपथ नहीं लेता, जबकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के समक्ष, प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करता है। जो जो चीजें मैं लोकसभा के बारे में लिखा रहा हूं सेम टू सेम कंसेप्ट विधानसभा में ध्यान में रख लेना।
एग्जैक्ट। जैसे पहली सबसे पहला हमने क्या लिखा, निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन भी वही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरी चीज लिखी हमने कार्यकाल, सेम टू सेम है। उसके बाद क्या लिखा था, शपथ, तो शपथ भी सेम टू सेम वही, प्रोटेम स्पीकर है। चौथी चीज है विधानसभा अध्यक्ष यानी पदाधिकारी, तो वो पदाधिकारी भी सेम टू सेम है, यहाँ भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और फिर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जितने जितने प्रावधान लोकसभा के हैं वो एग्जैक्ट किसके लिए हैं, विधानसभा के लिए हैं, राज्यसभा वाले नहीं, लोकसभा वाले। हाँ, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके पास दो विशेष अधिकार भी होते हैं। तो इसमें लिखो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, यानी ये इसी के पास है शक्तियां, किसी के और के पास नहीं है। और ये अगर विधानसभा होगी तो विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हो जाएंगी, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो कल हमने बात की थी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में पहला पॉइंट लिखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और नंबर 2 पे लिखो, कोई विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुमति राष्ट्रपति की चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक रखने से पहले अनुमति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की। राजस्थान पॉलिटी में आ जाए तो राज्यपाल की। निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, सेम टू सेम है, वो विधानसभा के लिए हो जाएगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान राजस्थान में तो होने से रहा क्योंकि सदन ही नहीं है, और विधान परिषद के लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जहां पे 2 सदन है ना, वहां भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और भारत में आज तक केवल 3 बार हुई है संयुक्त बैठक। एक तो आप पात्रता में पढ़ के आए थे, दहेज एक्ट 1961 वाला उस टाइम, दूसरा बैंकिंग के समय 1978 में, और तीसरा ये कोई पोटा एक्ट लगा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। अब एक क्वेश्चन बताओ आप, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों संयुक्त बैठक में उपस्थित था, सोचो कि ऐसा व्यक्ति भी है भारत में एक राजनीति में जो तीनों संयुक्त बैठक में मौजूद था, मतलब वो तीनों बार संसद में था। अटल बिहारी वाजपेयी। 61 में भी लोकसभा सदस्य थे, 78 में भी थे, और 2002 में तो प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल 98 से 2003 वही तो था, तो उस समय तो प्रधानमंत्री ही थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी तीनों संयुक्त बैठक में उपस्थित थे। तो ऐसा व्यक्ति था, शायद 10 बार सांसद रहे थे वो, 10 बार रहे थे, 8 बार रहे थे, तो वो तीनों में उपस्थित थे। तो ये संयुक्त बैठक हो गया, उसका अध्यक्षता हो गई, धन विधेयक हो गया। अब लिखो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगला पॉइंट लिखो, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही का संचालन करता है। उपाध्यक्ष क्या करता है, उसकी कार्यवाही का
संचालन करता है। ठीक है, नोट लगा के लिखना है एक बात। 1996 से पहले लोकसभा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष सत्ता पक्ष से बनाया जाता था। सत्ता पक्ष जिसके वहां पर बहुमत है, सत्ता पक्ष से बनाया जाता था। परंतु 1996 के बाद से विपक्ष के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। बनाया जाता है। संसद सदस्य बनने के लिए आयु संसद सदस्य बनने के लिए आयु तो राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 25। सरपंच के लिए 21। वोट 18 का दे सकता है, लेकिन पंचायती राज में भी जो ये सरपंच प्रधान पंचायती राज वाले हैं ना, जिला परिषद है, उनमें पदाधिकारी बनने के लिए जो उम्र है ना, चुनाव लड़ने की उम्र, वो 21 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, एक टेस्ट में शायद आपके नहीं है, एसएसटी की पॉलिटी में एक क्वेश्चन बनाया था एक यहीं पे। वो क्वेश्चन अच्छा बनाया था उसने, थोड़ा सा घुमा के ही था वो ये था कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने के अंदर उसे सदन की सदस्यता, मूवी भी देखी होगी, वो 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनता है अनिल कपूर नायक मूवी में, वो सेम है, 6 माह के लिए बन सकता है, लेकिन 6 माह में उसको कहीं ना कहीं से सदन का सदस्य बनना होगा। प्रधानमंत्री बन गया, सदन का सदस्य नहीं है। अब कई बार क्या होता है, डर लगता है लोकसभा सीट पे कि क्या पता हार जाए, तो राज्यसभा में तो अपने ही लोग होते हैं, तो राज्यसभा का उसको क्या बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया। प्रधानमंत्री जब बना तब किसी का नहीं था, 3 महीने बाद उसे राज्यसभा का क्या बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया। तो एक बात बताओ, प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, लेकिन ये व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बन रहा है ये 30 वर्ष का होगा, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता वरना। तो प्रधानमंत्री तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य भी तो बन सकता है। न्यूनतम आयु तो 25 ही है, अधिकतम तो चाहे 70 वर्ष में बनो, 70 वर्ष का तो होता ही होगा मोदी शायद। तो 25 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? अपने आप ही 30 हो जाएगी, वरना वो सदस्य बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रख लेना, 25 तो है लोकसभा के लिए और 30 है राज्यसभा के लिए। राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। ये उम्र पूछ लेते हैं कई बार। ये हो गया ना आपका वो। अब अगला लिखो, सदन की गणपूर्ति। सदन की गणपूर्ति।
सदन की गणपूर्ति, सदन की गणपूर्ति में लिखना सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या, करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या गणपूर्ति कहलाती है। गणपूर्ति कहलाती है। दोनों सदनों में, दोनों सदनों में गणपूर्ति की संख्या, दोनों सदनों में गणपूर्ति की संख्या, गणपूर्ति की संख्या 1/10 अथवा 10%, 1/10 अथवा 10% निर्धारित है। एक बटा 10 निर्धारित है। लिख लो। लोग राज्यसभा के लिए, तो बताओ राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होंगे तभी वो कार्रवाई चलेगी? लोकसभा के लिए 55। अरे सदस्य एक में तो है 245, तो 24.5 ऐसे तो है नहीं, एक बार आधा आधा समय के लिए उपस्थित रहेगा। 25 तो उसमें हो गए, और 543 के हिसाब से 54.3 यानी 55। इतने सदस्य होंगे तभी कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। ये हो गया सदन में गणपूर्ति। बस 2-3 पॉइंट ही और बचे हैं इसमें। आज पूरा अपने को जरूरी नहीं है 1 बजे तक, 12 बजे तक ही हो जाएगा। आगे क्लास थोड़ी है आपकी। बस तो सदन के नेता, सदन के नेता, सदन के नेता संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में एक एक नेता होता है, जिसका संबंध, जिसका संबंध सत्ता पक्ष से होता है, जिसका संबंध सत्ता पक्ष से होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का नेता भी होता है, उस सदन का नेता भी होता है। तथा जिस सदन का सदस्य नहीं होता, तथा जिस सदन का सदस्य नहीं होता, जिस सदन का सदस्य नहीं होता, उस सदन में नहीं होता, उस सदन में किसी कैबिनेट मंत्री अथवा अन्य सदस्य को, किसी कैबिनेट मंत्री अथवा अन्य सदस्य को, तो अन्य सदस्य को
सदन का नेता नियुक्त कर देता है। सदन का नेता नियुक्त कर देता है। जिसमें है उसमें तो खुद रह जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और दूसरे में किसी और को कर देगा, नियुक्त कर देता है। भारत में अब तक 4 प्रधानमंत्री, भारत में अब तक 4 प्रधानमंत्री, अब तक 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा में, राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये चारों राज्यसभा में सदन के नेता थे। राजस्थान से ही थे राज्यसभा के सदस्य मनमोहन सिंह। तो इंदिरा गांधी, वैसे असम या गुवाहाटी है इनका निर्वाचन, वो मेन जो क्षेत्र है ना वो। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा में थे। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, चाहे प्रधानमंत्री कोई सदन में हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। क्या पता स्टेटमेंट में कुछ पूछ लें, तो ये भी ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख लो। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वह लोकसभा में, वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। देखो, विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं ना जिसे, ये विधानसभा में भी होता है, गुलाब चंद कटारिया है ना भी, और नेता उप नेता प्रतिपक्ष भी है राजेंद्र राठौड़। विपक्ष का नेता दोनों सदनों में, दोनों सदनों में एक एक, दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। नेता होता है। ये पद उस व्यक्ति को दिया जाता है, ये पद उस व्यक्ति को दिया जाता है, ये पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके दल ने कम से कम 10% सीटें प्राप्त की हों। कम से कम उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कम से कम 10 जिसके दल ने कम से कम 10%, जिसके दल ने कम से कम 10% सीटें प्राप्त की हों। इसीलिए वर्तमान में नहीं है उपाध्यक्ष, तो सॉरी विपक्ष का नेता भी नहीं है और वो भी नहीं है। राज्यसभा में तो है, लोकसभा में नहीं है विपक्ष का नेता। कभी नहीं सुनते हो आप विपक्ष का नेता, क्योंकि किसी दल को 10% सीटें
मिले ही नहीं। इसमें एक चीज और लिख लेना, 1977 से 1977 से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। आजकल तो बत्ती बत्ती बंद हो गए, वरना उसको ऐसे बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती। बत्ती बंद कर रखी है ना अभी, लगाने को तो लगाते ही हैं, पर सरकार ने कहा कि दुरुपयोग होता है। दिल्ली में तो हर दूसरा आदमी, आप सोचो कितने आईएएस हैं वहां पे, सांसद हैं, वहां की विधानसभा में कैबिनेट है, तो वहां तो हर तीसरा आदमी बत्ती लगाए घूमता है। पुलिस वाले बेचारे रोक भी नहीं सकते। तो वहां पे जिन लोगों के पास बत्ती है ना, वो तो लगाते नहीं है, और हरियाणा वाले बत्ती लगाए घूमते हैं वहां। क्योंकि रोकने से पहले उनको डर तो लगता ही है कि क्या पता सच में हो, और जनरली क्या पता सच में निकल भी जाए, तो वो डरते डरते, तो आपराधिक गतिविधियां ये नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा, रोक दिया जाता है ट्रैफिक को, तो वहां तो दिल्ली में रुका ही रहेगा। क्योंकि देखो 500 और 2 700 800 तो ये लोग, और सबके पास गाड़ियां हैं। ये अपनी तरह ये बस में या मेट्रो में तो जाने से रहे, भाई सांसद है, वहां की खुद की विधानसभा है, प्रधानमंत्री है, सचिवालय है। आप सोचो कि क्या पता कितने आईएएस सचिव और कितने छोटे मोटे आईएएस हैं वहां पे, आईएएस को भी मिलती है, कितने आईपीएस है। तो इस हिसाब से दिल्ली तो भाई राजधानी क्षेत्र हो गया ना, इसलिए शायद मोदी ने ही किया था ना ये बत्ती बंद करने वाला सिस्टम। हाँ, तो ये 1977 में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखो सदन के सत्र। सदन के सत्र, सदन के सत्र, सदन के सत्र में पहली लाइन लिखना, संसद की दो बैठकों के बीच, संसद की दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल, 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। संसद के 17 हूत व संसद के 17 हूत व 17 अवसान की शक्ति, 17 हूत व 17 अवसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 17 हूत व 17 अवसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये तो हमने उस समय भी बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों में, कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर लिखो संसद के 3 सत्र, संसद के 3 सत्र। सबसे पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र, मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, फरवरी से लेकर मई तक। फिर जून में छुट्टियां आ जाती हैं इनकी, आपकी भी आएंगे, जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र है नवंबर दिसंबर। अक्टूबर फिर छुट्टी, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, 3 सत्र होते हैं ये, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये इनका समय है।
फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून की छुट्टी, जुलाई अगस्त सितंबर, 4 3 2 ऐसे याद रख लेना। पहले 4 महीने हैं, फिर 3 महीने हैं, फिर 2 महीने हैं। 4 2 6 और एक 4 3 7 हो गए ना। 4 3 7 और 2 9, 3 महीने की छुट्टी हो गई इनके। कौन कौन सी हो गई? जनवरी में नहीं आते, जून में नहीं आते, अक्टूबर में नहीं आते। ये 9 महीने तक चलता है इनका। 5 डे वीक रहता है इनका भी, सोमवार से शुक्रवार। 11 10 11 बजे आते हैं। अभी देखेंगे हम संसदीय प्रक्रिया। 11 बजे तक आते हैं, थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक ये शून्य काल में भाग लेते हैं। फिर इनके लंच का टाइम हो जाता है 1 से 2। देखो, 11 से 12 प्रश्न काल, 12 से 1 शून्य काल, 1 से 2 लंच, 2 से 5 विधेयकों पर चर्चा, टेबल वेबल बजा लेते हैं, और 5 बजे छुट्टी। आधे घंटे की चर्चा, अगर कोई विशेष बात रह जाए तो, वो भी सोमवार को, शुक्रवार को, बुधवार को, ऐसे 3 दिन फिक्स है लोकसभा में। आधे घंटे की चर्चा सुना होगा आपने ना। वो आधे घंटे की चर्चा करते हैं 5 से 5:30। जिसको बैठा रहना है बैठा रहो, जाना है जाओ, ये इनका काम होता है। आप देख लो। आप इस प्रश्न काल में ये तारांकितर अतारांकितर क्या पता कितने प्रश्न पूछ भी लेते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, संसद की जो कार्यवाही है वो लगभग 100 दिन चलती है। 100 दिन में से भी 20 दिन तो ऐसे होते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष को स्थगित कर देनी पड़ती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि संसद की बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, तब राष्ट्रपति नहीं करेगा। आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत ज्यादा हो हल्ला होने लग जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है स्थगित करते हैं बैठक को, 2 घंटे बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखना, संसद की बैठक 17। आहूत यानी क्या होता है? बुलाना। अवसान यानी खत्म करना। तो फरवरी में 17 हूत, मई में 17 अवसान। अरे जैसे आपकी क्लास सुबह 10 बजे से है 1 बजे तक, तो 10 बजे से पहले आपको 17 हूत और उसके बाद 17 अवसान। देखो, इसको एक चीज समझना, बैठक और सत्र का फर्क बता देता हूं पहले। बैठक और सत्र, सत्र का मतलब है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया एक सत्र। इसको बोलते हैं बजट सत्र। हो गया। अब 1 फरवरी, 1 फरवरी को लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य आए, पहली बैठक। फिर 2 फरवरी को आए, बैठक। 3 को संडे है, नहीं आए। 4 को मंडे को आए, बैठक। तो बैठक तो इस सत्र में कई होंगी ना, सत्र एक ही है, पर बैठक जिस जिस दिन वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है, उस दिन संसद भी तो बैठेगी। तो सत्र हूत का मतलब है, इसको ये समझ सकते हो आप कि आपको कोचिंग का मैनेजमेंट जब बुलाता है कि आपको कल से इतनी बजे से इतनी बजे तक आना है, वो तो एक तरह से सत्र है। उसके बाद बैठक का मतलब बीच बीच में आपकी क्लासें चेंज नहीं होती, 8 से 10, 10 से 12। तो जब पहली बार फरवरी में बुलाया जाता है और मई के लास्ट दिन इसको एंड किया जाता है, यह अधिकार तो है राष्ट्रपति के पास। और जब बीच में बैठ के चलती है ना, 2 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मई को, उन सबको कौन देखता है? लोकसभा अध्यक्ष। अरे भाई, वहां पे वो बैठे रहते हैं, उनकी कार्रवाई को कौन देखेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तो सत्र तो हो गए 3, और बैठ के होती है अनगिनत। वो तो कितनी भी हो सकती है 9 महीने में। 9 महीने का मतलब 30 से गुना करो आप, 270 दिन हो गए। 270 में से आप निकाल दो सैटरडे संडे या जो भी हॉलीडे होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी। 26 जनवरी को तो बैठते नहीं है ये। 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, जितनी हमारी छुट्टियां होती हैं, जो आपने देखा होगा ना नेशनल हॉलीडे, उस दिन नहीं बैठते। तो कुल मिला के ये मान लो कि 200 दिन होती है इनकी, ये 200 या 150 दिन, इसको बोलते हैं बैठक। तो एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली नहीं होता, पर चुनाव होते ना, तब ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन कितना अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह के भीतर भीतर बैठक, एक बैठक से दूसरी बैठक होनी ही चाहिए। तो इसमें लिखो आगे, संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में अथवा गणपूर्ति के अभाव में अथवा अवांछनीय अवांछनीय क्रिया होने पर
अथवा अवांछनीय क्रिया होने पर लोकसभा अध्यक्ष संसद की बैठक को स्थगित कर सकता है। ठीक है, फिर लिख लो संसदीय प्रक्रिया, लास्ट टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहला लिखो प्रश्नकाल। प्रश्नकाल नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न पूछेंगे मंत्रियों से। प्रश्नकाल में लिखो संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा, संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा, ब्रैकेट में लिखो 11 से 12, 11 बजे तक उतरती है उनकी, 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 सुना भी होगा नाम, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है तथा मौखिक रूप से दिया जाता है ना मौखिक रूप से दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अरे पहले छोटे थे तो होती थी ना मौखिक परीक्षा। एक तो पेपर होता था, वो तो मान लो अतारांकित है, पहले से आपको बता दिया ये सिलेबस है। फिर देखो साइड में ऐसे एक एक को बुला बुला के मौखिक प्रश्न पूछते थे। मौखिक प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछना पॉसिबल है, अतारांकित में नहीं है। जैसे आपके अभी मान लो कि क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो वो फिक्स है क्वेश्चन सारे 150, उनका पूरक प्रश्न नहीं हो सकता। लेकिन मौखिक रूप से अगर आपको कई बार टीचर पूछता है एक क्वेश्चन, तो आप कोई जवाब देते हो तो फिर उससे दूसरा पूरक प्रश्न भी तो पूछ सकता है। पूरक का मतलब उसी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे आपके क्वेश्चन आया राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपसे मौखिक पूछे राजस्थान की राजधानी है, आपने कहा जयपुर, तो पूछ लिया जयपुर को राजधानी कब बनाया गया। फिर आगे और पूछ लिया कौन सी समिति की सिफारिश पे बनाया गया, एकीकरण में जयपुर को कब शामिल किया गया। तो ये क्या होते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं। लेकिन अतारांकित जो होते हैं वो रिटर्न में पूछे जाते हैं, समय दिया जाता है मंत्री को। फॉर एग्जाम्पल गृह मंत्री को यह पूछा गया कि पिछले 5 सालों में आपके कार्यकाल में या 3 साल में भारत में अपराधों की क्या स्थिति रही, तो क्या एक गृह मंत्री वहां खड़ा खड़ा सारा बता देगा कि पहले 2017-18 में इतने केस रजिस्टर्ड हुए, 18-19 में इतने हुए। उसको समय चाहिए भाई, सचिव होते हैं पूरे डाटा निकालेंगे और उसको 10-12 दिन का समय दिया जाता है। इसमें जनरली 10-12 दिन का टाइम देते हैं। फिर वो 10-12 दिन के बाद पूरी रिपोर्ट लेके आता है। अब रिपोर्ट लेके आया वो और उसने बताना शुरू किया प्रश्न का उत्तर। अब उसको पूरक प्रश्न पूछ ले कोई
कि बता बिहार का अलग से रिकॉर्ड बता, तो फिर तो बेचारे के वही की वही समस्या वापस। इसलिए अतारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो भी पूछना है लिख के लोकसभा अध्यक्ष को दे दो, लोकसभा अध्यक्ष पहले उसको चेक करेगा कि ये प्रश्न पूछे जाने लायक है या नहीं, और उस संबंधित मंत्री को दे देगा कि भाई जाओ ये तैयार करके आओ। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है ये। लेकिन तारांकित प्रश्न में तो आपने देखा होगा, लड़ते हैं ना आपस में, आप बताओ ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ, वो क्या होता है तारांकित प्रश्न। और दूसरे नंबर पे लिखो अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड। अतारांकित प्रश्न लड़ते रहते हैं कुत्तियों की तरह, और क्या है, काम करना ही नहीं देते ये। कई बार तो ये कपड़े वपड़े फाड़ने तक की नौबत आ जाती है इन्हें। फिर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है ना, पहले तो करता रहता है टेबल पर जाके, अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फिर लगता है ना कि अब नहीं होगा कुछ भी, तो वो खड़ा होता है, कहता है स्थगित करते हैं 2 घंटे के लिए। वो सोचता है कि 2 घंटे में शांत हो जाएंगे, इधर उधर पानी वानी पियेंगे थोड़ी देर। 2 घंटे बाद जब वो वापस आते हैं तो वैसे ही करते हैं वो। तो वो कहता है आज की बैठक स्थगित। फिर कई बार तो 2-3 दिन तक स्थगित चलती है, क्योंकि वो काम करने ही नहीं देते। कई बार तो आपने सुना होगा विधानसभा में चप्पल जूते चले संसद में तो नहीं चले अभी, थोड़े वो सीनियर है, पर विधानसभाओं में चल जाते हैं कई बार चप्पल जूते। तो अतारांकित पर्सन, अतारांकित पर्सन में लिखो ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। लिखो अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना। अल्प सूचना क्या होता है कि साधारण प्रश्न के लिए 14 दिन का लगभग समय निर्धारित होता है। जैसे मंत्री को प्रश्न पूछा कि आप 12, 13, 14 दिन तक आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करके आ जाना। लेकिन अचानक भारत में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके लिए इतना समय नहीं दिया जा सकता। मान लो अचानक उनको आभास हो रहा है कि कोई अटैक हो सकता है या कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो, भारत में दंगे हो गए हो, तो संबंधित व्यक्ति को अल्प सूचना देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है 13-14 दिन का, तो उसको 4-5 दिन का समय देकर भी क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें इतना ही चेंज है कि जो साधारण प्रश्न के लिए समय दिया जाता है उसकी तुलना में इसमें समय कम रहता है। अल्प सूचना प्रश्न इसमें लिख लो ऐसे प्रश्नों के लिए साधारण प्रश्नों की तुलना में कम अवधि की सूचना देकर, कम अवधि की सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। देखो आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30, ये इससे जुड़ी हुई है इसलिए साथ में लिखा रहा हूं। 5 से 5:30 आधे घंटे की चर्चा। देखो प्रश्न काल के दौरान, प्रश्न काल के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यदि कोई ऐसा तथ्य हो,
यदि कोई ऐसा तथ्य हो जिसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो, स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो, तो आधे घंटे की चर्चा रखी जाती है। आधे घंटे की चर्चा रखी जाती है। 5 से 5:30, जैसे 11 से 12 में कोई प्रश्न है, समझ में नहीं आया या कोई स्पष्टीकरण करना है, तो 5 से 5:30 रोक लेते हैं उनको। और एक और लिख लो, शून्यकाल। शून्यकाल देखो, संसद का 12 से 1, संसद का 12 से 1 का समय, संसद का 12 से 1 का समय, 12 से 1 का समय। बाकी शून्यकाल का नाम कहीं भी नहीं है, मीडिया की देन है ये, क्योंकि 12 बजते ही 00 आता है घड़ी में, देखा होगा ना आपने, 0 आता है, तो मीडिया ने इसका नाम दे दिया 0 आवर, शून्यकाल। तो तब से ही नाम पड़ गया है ये शून्यकाल, जबकि संसद की जो प्रक्रिया है उसमें ये शून्यकाल नहीं है। 12 से 1 का जो काल है वो कोई भी बिना सूचना के प्रश्न पूछे जाने का टाइम है। ये तो जो हमने पढ़ा ना प्रश्न काल, इसमें तो सूचना दी जाती है मंत्री को कि ये पूछेंगे, लेकिन 12 से 1 में सूचना नहीं दी जाती, कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होगा उसके बारे में पूछ लेते हैं। इसमें लिख लेना, इस समय बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, संसदीय समितियां, प्राक्कलन समिति, स्थायी मितव्ययता समिति, स्थायी मितव्ययता समिति संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति, सदस्य 30, सभी लोकसभा से, कार्य सरकार के बजट व खर्चों की समीक्षा करना। कई तो इनका महत्व भी नहीं बताते हैं, कहते हैं कि ये तो मरने के बाद पोस्टमार्टम करने जैसी बात है, सरकार ने खर्चा तो कर दिया, उसके बाद बताते हैं ये। प्राक्कलन समिति है, स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं, संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है, 30 सदस्य हैं, सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, मंत्री शामिल नहीं होता है इसमें। बहुत सारी समितियां होती हैं, ये अभी आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल भी एक समिति में थे, जो बाद में छोड़ दिया था, किसान आंदोलन हुआ था उस समय उस समिति को। तो हर सदस्य को बना लेते हैं ये सदस्य। तो सरकार के बजट व खर्चों की समीक्षा करने का काम करती है प्राक्कलन समिति। एक इसकी जुड़वा बहन भी है, जुड़वा बहन बोलते हैं उसे, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति
1921 में बनी थी ये। सबसे पुरानी समिति, सदस्य 22, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। कार्य केग की रिपोर्ट की समीक्षा करना, केग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। केग भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट सौंपता है उसकी समीक्षा करती है ये लोक लेखा समिति। और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति केग की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना, रिपोर्ट की समीक्षा करना। सदस्य 22, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा, सार्वजनिक उपक्रम समिति। और लास्ट हेडिंग डालो राज्यसभा के विशेष अधिकार। उसके बाद देखो क्या होता है, एक चीज बता देता हूं। भाग जो 6 है 152 से शुरू हो जाता है। उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी, राज्य की विधायिका आ जाएगी, राज्य की न्यायपालिका आ जाएगी जिसमें हाई कोर्ट आता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रावधान है जिसमें यूपीएससी और आरपीएससी आता है, तो ये तो आयोग में पढ़ते ही हो आप आरपीएससी। निर्वाचन आयोग से संबंधित एक फैक्ट है जो उम्र है 61वां संविधान संशोधन, वो वाला आ जाएगा। अगर फिर भी ध्यान रखो तो एक अनुच्छेद एक बार पूछा गया था, ये 343, जो हिंदी है ना, जो राजभाषा है उसके प्रयोग संबंधी अनुच्छेद 343 से शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में एक आता है संविधान संशोधन 368। तो संविधान संशोधन 8-10 है इंपोर्टेंट, जो बीच बीच में हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना 71वां, 74वां, 42वां, 44वां, बस वही प्रावधान है। उसके बाद में 352 से 360 आपातकाल है, वो भी हो गया। तो एक क्वेश्चन आएगा आपके ज्यादा से ज्यादा संविधान का, तो यहां तक आपको मोटा मोटा इसको देख लेना है, वो हो जाएगा। इससे ज्यादा तो बाकी साहब पॉलिटी को कितना ही पढ़ लो चाहे। तो अब हमारे पास लास्ट पूछ सकता है राज्यसभा के विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां। राज्यसभा के विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां। नंबर 1, उपराष्ट्रपति होता है भाई पदेन सभापति। सुनो, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है मान लो, तो कहां रखा जाएगा ऐसा प्रस्ताव? लोकसभा में ही रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सदस्य वहीं का है, राज्यसभा में क्यों रखेंगे? तो उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। तो ऐसे लिखो इसमें, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित तो दोनों सदनों से होगा, यह भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन प्रस्ताव रखा कहां जाएगा? राज्यसभा में रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है। राज्यसभा में रखा जा सकता है। एक विशेष अधिकार तो ये हो गया। दूसरा लिखो, अनुच्छेद 249 के तहत अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा दो बटा तीन बहुमत से
2/3 बहुमत से ये पारित कर दे, ये पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय, ये पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष तक उस विषय पर, 1 वर्ष तक उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाएगी, कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अधिकार कौन देगा? राज्यसभा, अनुच्छेद 249। वरना राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? विधानसभा। लेकिन संसद भी बना सकती है, पर किसके कहने पे? राज्यसभा के कहने पे। और तीसरा लिखो, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा, 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से ये घोषित कर दे, 2/3 बहुमत से ये घोषित कर दे कि ऐसा करना, कर दे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, घोषित कर दे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद द्वारा, तो संसद द्वारा नई, संसद द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। जो 3 है वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं, वो अगर चौथी बनानी है तो राज्यसभा ही दे सकती है ये शक्ति, किसको? संसद को। तो इस प्रकार से आपका ये संविधान वाला पार्ट हो गया पूरा, बस खत्म, बस।